Hello everyone, welcome to Physiopath by Ruchi. In previous video we have studied about TENS, which is low frequency current electrotherapy, and in this video we will continue the series and discuss about another low frequency current electrotherapy, that is microwave diathermy. So what is microwave diathermy? Microwave diathermy is irradiation of the tissues with radiation in the shorter wireless part of the electromagnetic spectrum with a wavelength between IR and short wave. तो माइक्रोवेव डायथर्मी एक लो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोथेरेपी है जिसमें कि हमारे टिश्यूज़ का इरेडिएशन होता है किसके थ्रू, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स होती हैं जिनकी वेवलेंथ हमारी इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव के बीच में होती है वेवलेंथ। तो ये उन वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू हमारी टिश्यूज़ का रेडिएशन होता है। ये है। फिर इट हैज़ वेवलेंथ 12.25 मीटर एंड फ्रिक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज़। इसकी वेवलेंथ 12.25 मीटर के बीच रहती है और फ्रिक्वेंसी रहती है 2450 मेगाहर्ट्ज़। What is the main purpose of using microwave diathermy? It provides deep heat to the muscles beneath fat. तो ये हमारे मसल्स को डीप हीट प्रोवाइड करती है फैट के बीनीथ भी। जैसे जो मसल्स होती हैं कि फैट के नीचे होती है उनकी लेयर, तो ये उनको भी डीप हीट प्रोवाइड करती है। देन अब ये होता कैसे है, ये हमें डीप हीट प्रोवाइड कैसे होती है? तो इसमें प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स के थ्रू ही ट्रीटमेंट होता है माइक्रोवेव डायथर्मी में। तो माइक्रोवेव्स प्रोड्यूस कैसे होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग देखते हैं। हम मेन सप्लाई को पावर सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, अपने प्लग को प्लग इन करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है। यही इलेक्ट्रिकल करंट फिर हमारे मैग्नेट्रॉन में जाता है। और मैग्नेट्रॉन क्या है? मैग्नेट्रॉन हमारी मैग्नेटिक ये माइक्रोवेव डायथर्मी के अंदर में लगा होता है। अब आगे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है और ये कोएक्सियल केबल के थ्रू क्या रिजल्ट दे देता है और हमें डीप हीट प्रोवाइड करता है। तो ये काम करता कैसे? अब इसमें है क्या चीज़, क्या क्या चीज़ होती है? ये पूरा एंटीने का डायग्राम है। एंटीना के अंदर कैथोड होता है, ये है हमारा एनोड ब्लॉक और लास्ट में है हमारा एनोड। तो क्या होता है, जैसे हमको करंट मिलता है, सबसे पहले ये कैथोड में हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स ये एनोड ब्लॉक के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनने लगती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के बाद ये क्या करता है, मैग्नेट्रॉन के पास भेज देता है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होने लगता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है, जो कि हमारे ट्रीटमेंट में काम आती है। तो अब इसे थ्योरेटिकली पढ़ते हैं क्या होता है इसमें। एन एंटीना इज प्रेजेंट इन दिस डिवाइस which when gets power supply convert electricity in electromagnetic radiation with the help of magnetron। तो इसमें एंटीना यूज़ होता है, एंटीना प्रेजेंट होता है इस डिवाइस में, जो कि पावर सप्लाई मिलते ही इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में चेंज कर देता है। किसके थ्रू? मैग्नेट्रॉन। जैसे मैंने बताया कि मैग्नेट्रॉन को मिलता है और मैग्नेट्रॉन के अंदर ही मैग्नेट्रॉन ही इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। फिर अब मैग्नेट्रॉन है क्या? अ मैग्नेट्रॉन इज़ यूज्ड इन द एंटीना एज इट हैज़ कैपेबिलिटी ऑफ टॉलरेट हाई करेंट रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मैग्नेट्रॉन हम यूज़ करते हैं एंटीना में, क्योंकि एक तो हाई करंट चाहिए, और जैसे ही हम हाई करंट देंगे तो सिर्फ मैग्नेट्रॉन में वो कैपेबिलिटी होती है कि उस हाई करंट को टॉलरेट कर सके और बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जनरेट कर सके। एज कैथोड हीट अप
अभी बताया जैसे जैसे कैथोड हीट होता है इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं सर्कुलर मोशन में विद हाई स्पीड एंड रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ईएमएफ एट एनोड ब्लॉक। जैसे कैथोड हीट हुआ इलेक्ट्रॉन्स एमिट हुए सर्कुलर मोशन में हाई स्पीड में और जिसकी वजह से ईएमएफ बन जाता है एनोड ब्लॉक पे एंड सप्लाई दिस एनर्जी टू एंटीना और यही एनर्जी फिर वो एंटीना को सप्लाई कर देता है। नेक्स्ट व्हेन वी स्विच ऑन द मेन सप्लाई हीट जनरेटेड इन द मैग्नेट्रॉन। तो क्या होता है जब भी हम मेन स्विच को ऑन करते हैं तो हीट जनरेट होती है मैग्नेट्रॉन में। मैग्नेट्रॉन सप्लाई दिस इंक्रीज्ड फ्रिक्वेंसी करंट टू कोएक्सियल केबल। तो मैग्नेट्रॉन क्या करता है यही जो बढ़ी हुई जो फ्रिक्वेंसी करंट है इसको कोएक्सियल केबल को सप्लाई कर देता है। दिस करंट देन सप्लाइड टू एंटीना विच फर्दर कन्वर्ट्स दिस इंक्रीज फ्रिक्वेंसी करंट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यही करंट आगे जाके एंटीना को सप्लाई हो जाता है और आगे जाके ये फ्रिक्वेंसी करंट फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में कन्वर्ट हो जाता है। दिस रेडिएशन एमिट्स थ्रू एमिटर एंड रिफ्लेक्टेड बाय रिफ्लेक्टर एंड यूज फॉर थेरेपेटिक पर्पस। अब ये रेडिएशन क्या होता है किससे एमिट होता है एक जो पूरा एपरेटस होता है माइक्रोवेव डायथर्मी का तो उसमें एक एमिटर लगा होता है जिसके ही थ्रू ये रेज एमिट होती हैं एंड रिफ्लेक्ट होती हैं रिफ्लेक्टर के थ्रू और इसको फिर हम आगे थेरेप्यूटिक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। देन देयर इज स्टैंड बाय विच सेव्स टाइम्स बाय स्किपिंग वार्म अप। तो वहाँ पे एक स्टैंड होता है ताकि जिससे टाइम बचता है और वार्म अप वो जल्दी गर्म हो जाता है। लॉन्गर द डिस्टेंस शॉर्टर द इंटेंसिटी इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो एज पर इनवर्स स्क्वायर लॉ जितनी हमारी डिस्टेंस होगी उतनी ही हमारी इंटेंसिटी कम होगी। टाइप्स ऑफ एमिटर। अब एमिटर कितने टाइप्स के होते हैं तो एमिटर हमारे होते हैं 3 टाइप के स्फेरिकल एमिटर रेक्टेंगुलर एमिटर एंड कॉन्टैक्ट एमिटर। तो इसमें क्या क्या चीज़ है व्हेन स्फेरिकल एमिटर में क्या होता है ये इस शेप का होता है स्फेरिकल जैसे एक फनल होती है। स्फेरिकल एमिटर व्हेन रेडिएशंस एमिट द पेरिफेरल पार्ट हैज़ डेंस हीट देन द सेंटर। तो जैसे ही रेडिएशन निकलती हैं तो ये जो पेरिफेरल ये जो बड़ा हुआ पार्ट है इसमें क्या होता है हीट ज़्यादा होती है सेंटर पार्ट के थ्रू। तो ये बोल सकते हैं हम एक बड़े एरिए या बड़े पार्ट बॉडी पार्ट को ट्रीट करने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। देन रेक्टेंगुलर एमिटर। तो इसमें क्या होता है व्हेन रेडिएशंस एमिट द सेंट्रल पार्ट हैज़ डेंस हीट देन द पेरिफेरल पार्ट। अब जो रेक्टेंगुलर एमिटर में होता है इसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है इसमें बहुत ज़्यादा हीट होती है पेरिफेरल पार्ट के मुकाबले, लेकिन जो स्फेरिकल था उसमें पेरिफेरल पार्ट में ज़्यादा हीट लग रही थी सेंट्रल पार्ट के मुकाबले। थर्ड वन है हमारा कॉन्टैक्ट एमिटर। तो कॉन्टैक्ट एमिटर में क्या होता है दिस अलाउ लार्ज अमाउंट ऑफ डेंस हीट बिकॉज इट कीप इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन एंड हैज़ नो स्कैटरिंग। तो कॉन्टैक्ट एमिटर जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि ये हमारी जो पेशेंट है उसकी स्किन के कांटेक्ट में रह के काम करता है और इसमें सबसे ज़्यादा हीट लगती है क्योंकि जो कांटेक्ट है वो बहुत पास में रहता है एंड हैज़ नो स्कैटरिंग और कोई स्कैटरिंग इसमें नहीं देखने को मिलती है। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग माइक्रोवेव डायथर्मी। तो इसमें क्या होता है पहला है डेप्थ पेनिट्रेशन। तो डेप्थ का मतलब पता चल गया कि गहराई और पेनिट्रेशन का मतलब है कि पेनिट्रेट होना गहराई में जाके पेनिट्रेट होना और थेरापेटिक इफेक्ट देना। इट इज़ मोर एब्जॉर्ब बाय द मसल्स दैन द फैट एंड बोन। तो ये जो माइक्रोवेव्स होती हैं ये मसल्स ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं फैट और बोन के कंपैरेटिव में।
डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन इज़ 4.3 सेंटीमीटर, और कितना 4.3 सेंटीमीटर इसका पेनिट्रेशन डेप्थ रहता है। सेकेंड पॉइंट इज़ हीटिंग टू सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स। जो हमारे सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स हैं उनको भी हीट मिलती है, डीप हीट तो है ही, सुपरफिशियल स्ट्रक्चर्स को भी हीट प्रोवाइड करता है। ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ माइक्रोवेव्स द नंबर ऑफ वेव्स स्ट्राइकिंग द मसल इज़ ऑलमोस्ट हाफ द नंबर ऑफ वेव्स स्ट्राइकिंग द स्किन। तो रिफ्लेक्शन, माइक्रोवेव्स के रिफ्लेक्शन की वजह से जितनी वेव्स हमारी मसल को स्ट्राइक करती हैं डीप जाके, तो उसका हाफ हमारे स्किन को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, स्ट्राइक करता है जाके वापस। रिडक्शन, थर्ड पॉइंट इज़ रिडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो और क्या काम है माइक्रोवेव डायथर्मी का, ये हमारे इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है। ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड सप्लाई द इन्फ्लेमेशन कैन बी रिड्यूस। जैसे ही किसी भी अगर हम हीटिंग एपरेटस को अप्लाई करते हैं तो इसका मेनली काम डीप हीट है, और जैसे ही इसको हीट मिलती है तो जो हमारी ब्लड सप्लाई है उसका क्या होता है, वैसो डायलिटेशन हो जाता है, तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ हो जाती है, और जो जितने भी हमारे वेस्ट और रप्चर्ड टिश्यूज़ होते हैं ब्लड स्ट्रीम में, तो वो फ्लो आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी रुकावट नहीं होती है, तो हमारा इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है। देन रिडक्शन ऑफ पेन, पेन कम हो जाता है। व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ यूजिंग माइक्रोवेव डायथर्मी, तो किन किन कंडीशंस में हम यूज़ कर सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी कंडीशन जैसे टेनिस एल्बो, कोई भी इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है जैसे कि इन्फ्लेमेशन हो गया, टेनिस एल्बो मेनली इसमें मैंशनड है। नेक्स्ट ट्रोमैटिक, कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ट्रॉमा हुआ हो। आर्थराइटिक कंडीशंस, पेन रिलीफ या पेन को रिलीफ करने के पर्पज़ से अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ कर सकते हैं। व्हाट आर द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ माइक्रोवेव डायथर्मी, तो किस किस कंडीशंस में हम माइक्रोवेव डायथर्मी यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्ट वन, मेटल इम्प्लांट। सेकेंड, कोई भी अगर मेटल इम्प्लांट है बॉडी में, कोई रॉड है या वायर है या किसी भी तरह का मेटल इम्प्लांट हो रखा है, तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी माइक्रोवेव्स हैं वो क्या हो जाएंगी, उस मेटल इम्प्लांट से स्ट्राइक करके वापस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा एपरेटस पूरी तरह ख़राब हो सकता है। डिमिनिश थर्मल सेंसेशन, अगर जो भी हमारी थर्मल सेंसेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेशेंट नहीं समझ पा रहा है कि सेंसेशन उसकी बढ़ी हुई है या कम है, वो नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है कि बहुत ज़्यादा उसको फील गर्म लग रहा है या ठंडा लग रहा है, तो हम ऐसी कंडीशन में भी माइक्रोवेव डायथर्मी नहीं देंगे। डिफेक्टिव आर्टेरियल सर्कुलेशन, तो अगर हमारी आर्टेरियल सर्कुलेशन डिफेक्टिव है तो उसमें नहीं देंगे। आइज़, टेस्टिस, तो अगर हमें कोई भी आई रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नहीं देंगे। पेसमेकर, किसी पेशेंट को अगर पेसमेकर लगा हुआ है तो नहीं देंगे, क्योंकि ये हार्मफुल रेज उसको ख़राब कर सकती हैं, पेसमेकर से रिएक्ट करके पेशेंट की जान को भी खतरा हो सकता है। मैलिग्नेंसी, इन केस अगर कोई ट्यूमर है तो हम इसको नहीं कर सकते। सेकेंड वन, लास्ट वन इज़ प्रेगनेंसी, हम प्रेगनेंसी में इसको यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी query you can comment down.